हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए जनरली लॉन्गर वेवलेंथ का सिग्नल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने आगे ये टर्म भी देखी कि ये जो ग्राउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है, उस प्रोपेगेशन में अटेन्यूएशन किसके कारण होता है। और ये जो अटेन्यूएशन है, वो अटेन्यूएशन इंड्यूस्ड सिग्नल के कारण होता है। तो अभी हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए लॉन्गर वेवलेंथ का सिग्नल क्यों यूज़ करते हैं। एक रीज़न हमारा ये था कि लॉन्गर वेवलेंथ होने के कारण वो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पास ऑन कर सकता है। लेकिन उसका दूसरा एक रीज़न ये भी है कि अगर उस वेवलेंथ का ज़्यादा से ज़्यादा होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि ये जो इंड्यूस्ड होने वाला सिग्नल है, जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे तैयार होता है, वो सिग्नल बड़ी से बड़ी वेवलेंथ होने के कारण कम से कम बार तैयार होता है, जिसके कारण ये जो ग्राउंड वेव का ये जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है, वो एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम से कम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम किसी वेवलेंथ को बड़ी रखते हैं या फिर वेवलेंथ को छोटी रखते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे हमें कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। It always uses the low frequency operations. The range of frequency is up to 2 मेगाहर्ट्ज। मतलब कि जैसे ही हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का यूज करते हैं, तो इस प्रोपेगेशन में यूज होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, वो लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज होती है। मतलब कि आप मैक्सिमम कितनी रेंज का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 मेगाहर्ट्ज का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई फ्रीक्वेंसी को चूज करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी का एक बाउंडेड पोर्शन है, वो बाउंडेड पोर्शन किस वजह से है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपकी 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उस 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में उसकी वेवलेंथ कितनी आती है। तो ये जो उसकी वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा। तो ये जो सी है वो उस रेडियो वेव की क्या है, वेलोसिटी है। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी यूज की हुई अपर फ्रीक्वेंसी है, अपर रेंज की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा और लेमड़ा इज इक्वल्स टू सी अपॉन एफ। तो सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी है हमारी अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी, जो कि 2 × 10⁶ हर्ट्ज है। तो इसका ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का सॉल्यूशन आता है, वो है 150 मीटर। मतलब कि यहाँ पे हम जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए हायर से हायर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वो कितने हैं, वो है 2 मेगाहर्ट्ज। तो उस 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ये जो उसकी लोअर से लोअर वेवलेंथ बन के आती है, वो वेवलेंथ कौन सी होगी, 150 मीटर। जबकि उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी बन के आती है, वो बन के आती है 10⁵ मीटर। जो कि हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए 2 किलो हर्ट्ज से लेकर यहाँ पे जो हमारी बाउंडेड कंडीशन है, वो क्या है, 2 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे 2 मेगाहर्ट्ज के लिए जो लेमड़ा बन के आई, वो कितनी बन के आई, वो बन के आई, कंसीडर कीजिए कि 10⁻² है। मतलब कि ये जो 150 मीटर है, उसे आप जनरली कंसीडर कर लीजिए कि ये 10⁻² है। तो ये जो 2 किलो हर्ट्ज के लिए बन के आती है, वो कितनी थी, वो थी 10⁵ मीटर। और ये भी क्या थी, मीटर। मतलब कि ये जो आपकी वेवलेंथ की रेंज है, वो रेंज है 10⁵ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक। और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज 2 किलोहर्ट्ज से लेकर 2 मेगाहर्ट्ज तक यूज होती है। तो यहाँ पे आपका लोअर से लोअर डायमेंशन जो वेवलेंथ का है, वो कितना है, 150 मीटर का है। मतलब कि 150 मीटर के ये जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगा और एक बार क्या आएगा, नेगेटिव साइकिल आएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से मैक्सिमम टाइम, मतलब कि इस 150 मीटर के डिस्टेंस में ग्राउंड के ऊपर, मतलब कि अर्थ की सरफेस के नियर में भी एक बार नेगेटिव साइकिल और एक बार पॉजिटिव साइकिल वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। मतलब कि यहाँ पे इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के केस में 150 मीटर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो साइकिल्स अर्थ की इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। जबकि अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं,
तो उसकी लेमड़ा क्या होगी, लेमड़ा होगी इंक्रीज। तो लेमड़ा इंक्रीज होने के कारण कंसिडर कीजिए कि ये जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 150 की जगह 1500 मीटर हो जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 1.5 किलोमीटर में, मतलब कि 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो इंड्यूस्ड सिग्नल तैयार होंगे, दो इंड्यूस्ड साइकिल्स तैयार होंगे, जिसमें कि एक पॉजिटिव होगा और एक कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके कारण क्या होगा, उस सिग्नल का एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप वेवलेंथ को बड़ा करते हैं, तो बड़ी वेवलेंथ होने के कारण हमारे लिए एनर्जी का ये जो लॉस होता है वो लॉस कम से कम होता है। Hence, ड्यू टू दिस लो फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ इज हाई। मतलब कि ये जो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी होने के कारण आपकी ये जो वेवलेंथ बनती है, वो वेवलेंथ क्या बन के आती है, वो बहुत ही बड़ी बन के आती है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पे दो अलग अलग केसेस को कंसीडर करना है। एक केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि आपकी ये जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कैसी है, तो लॉन्गर वेवलेंथ होने के कारण क्या होगा, उसकी ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कम से कम बनेगी। और दूसरा जो केस है, उस दूसरे केस में क्या होगा कि उसकी वेवलेंथ है वो क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण जो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होगी। तो पहला केस हम ये देखते हैं कि उसकी ये जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर है। तो यहाँ पे आप पहली फिगर में देख सकते हैं कि ये है आपका ट्रांसमीटर एंटेना, जिसे आप बोल सकते हैं टी एक्स, और ये है आपका रिसीवर एंटेना जो कि क्या है आपका आर एक्स। मतलब कि इस ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना के बीच में ये आपका एक रियल सिग्नल क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। तो ये आपका रियल सिग्नल जैसे प्रोपेगेट करता है, तो नीचे अर्थ की सरफेस में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड सिग्नल तैयार होता है। तो ये इंड्यूस्ड सिग्नल जैसे कि हम जानते हैं ओपोजिट पोलैरिटी का होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस तो ये प्लस, और इस प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस। तो क्या हुआ कि इस रियल सिग्नल की कंपैरिजन में यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाला सिग्नल क्या है, एग्जैक्ट ऑपोजिट फेज में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ लॉन्गर थी तो कम से कम साइकिल यहाँ पे क्या हुए, इंड्यूस्ड हुए। जैसे कि मैंने इस फिगर में दिया है, सिर्फ और सिर्फ 4 अलग अलग हाफ साइकिल ही यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ क्या थी, लॉन्गर थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं, जैसे कि दूसरी फिगर में है कि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, तो शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइकिल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, इंड्यूस्ड हो गए। तो ये जो ज्यादा साइकिल है वो ज्यादा साइकिल आपके इस अर्थ की सरफेस के नीचे बहुत ही ज्यादा साइकिल्स को क्या करेंगे, इंड्यूस्ड करेंगे। तो इस बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल को इंड्यूस्ड करने के कारण आपका ये जो सिग्नल है, जो कि प्रोपेगेटिंग सिग्नल है ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना तक, वो अपनी एनर्जी को बहुत ही जल्द क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो हमें यहाँ पे इन दोनों फिगर को देखने के बाद जो कंक्लूजन मिलता है वो कंक्लूजन ये है कि अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ को यूज करते हैं, जैसे कि इस पहली फिगर में दिखाया गया है, तो कम से कम नंबर ऑफ साइकिल आपके अर्थ की सरफेस के नीचे क्या होंगे, तैयार होंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ का यूज करते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में ये बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो अर्थ की सरफेस के नीचे इंड्यूस्ड होने वाला सिग्नल है, वो सिग्नल ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा, जिसके कारण आपके रियल सिग्नल की ये जो एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा मैग्नीट्यूड में क्या होगी, लॉस होगी। और ज्यादा एनर्जी लॉस होने के कारण आपका सिग्नल लोअर डिस्टेंस तक ही क्या कर पाएगा, ट्रैवल कर। देखना है एडवांटेजेस ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब कि अगर हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए लॉन्गर वेवलेंथ का यूज करते हैं, तो उस लॉन्गर वेवलेंथ के कारण हमें क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। If the wavelength is higher, the bending of the signal is more efficient with respect to the earth surface। मतलब कि अगर आपका ये जो प्रोपेगेटिंग सिग्नल है, उस सिग्नल की लेम्बडा मतलब कि वेवलेंथ जैसे ही बड़ी होती है,
तो उस सिग्नल का ये जो बेंडिंग है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस नीचे की फिगर में दिखा रखा है कि ये आपका ट्रांसमीटर एंटेना है जो कि एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और ये सिग्नल प्रोपेगेट होके अर्थ की सरफेस के नियरर में से कहाँ तक पहुँचता है, वो पहुँचता है एक रिसीविंग एंटेना तक। तो इस रिसीविंग एंटेना तक पहुँचने के लिए इस सिग्नल को अर्थ के सरफेस के ऊपर आने वाले कई सारे ऑब्स्टेकल्स को क्या करना पड़ता है, पास ऑन करना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम दूर से देखते हैं कि अर्थ की सरफेस जो हमें फ्लैट नजर आती है, वो असल में फ्लैट नहीं होती है। उसके ऊपर कई सारी डेबरीज होती है और कई सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो इन सभी डेबरीज और ऑब्स्टेकल की वजह से आपके सिग्नल को उस अर्थ की सरफेस के अकॉर्डेंस में क्या करना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है, या फिर अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको आगे एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा जहां पे आप ये देखेंगे कि अगर किसी प्रोपेगेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसका बेंडिंग कितना हो सकता है, और अगर उसी प्रोपेगेटिंग सिग्नल की, उसी ट्रांसमिटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसके कारण उसका बेंडिंग कैसा हो सकता है। मतलब कि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी दोनों की कंपैरिजन में जो आपका ये बेंडिंग है, वो बेंडिंग कंपेयर्ड टू ऑब्स्टेकल या फिर डेबरीज, ये किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या बताया है, कंक्लूजन ये बताया है कि अगर आपके सिग्नल की ये जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बड़ी होगी तो उसका बेंडिंग का ये जो एबिलिटी है, वो बेंडिंग का एबिलिटी कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसके कारण अर्थ की सरफेस के ऊपर आने वाले सभी ऑब्स्टेकल को ये सिग्नल अच्छी तरह से पास ऑन करेगा, और उसके साथ वो अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाएगा। और वो जो अपना ट्रांसमीटर एंटेना से है, उस ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना तक अच्छी तरह से विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन वो क्या हो जाएगा, वहां पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस फिगर में भी आपको इस ऑब्स्टेकल को बताया है कि इस ऑब्स्टेकल को किस तरह से ये आपका रियल सिग्नल पास ऑन कर सकता है। यहाँ पे इस ऑब्स्टेकल की साइज कंपेयर्ड टू दिस सिग्नल बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर इस ऑब्स्टेकल की साइज बड़ी भी होती तो भी ये सिग्नल क्या कर पाता, ये सिग्नल उस ऑब्स्टेकल के साथ बेंड होकर अपने रिसीविंग एंटेना तक अच्छी तरह से पहुंच सकता था। क्योंकि यही तो हमारी लॉन्गर वेवलेंथ रखने का बड़ा सा बड़ा एडवांटेजेस है। इन द फॉलोइंग फिगर वी कैन सी द मैकेनिज्म ऑफ इट। लॉन्गर वेवलेंथ कंटेनिंग सिग्नल कैन इजीली बेंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्स्टेकल्स। मतलब कि ये जो आपके लॉन्गर वेवलेंथ के सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल आपकी अर्थ की सरफेस के अकॉर्डेंस में या फिर ऑब्स्टेकल के साइज के अकॉर्डेंस में क्या कर सकते हैं, इजीली बेंड हो सकते हैं। तो आगे आप इस वीडियो को भी देखिए जिसमें कि आपको लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ को अच्छी तरह से अज्यूम करने में आसानी रहेगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसमीटर एंटेना है जो कि अभी वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होने के कारण वो सिग्नल इस ऑब्स्टेकल के कंसीडरेशन के साथ साथ बेंड नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हुई और उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी हाई हुई तो ये सिग्नल थोड़ा सा बेंड हो सकता है। लेकिन इस रेड कलर के सिग्नल के केस में जैसे ही इसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये सिग्नल बेंड होकर जो ये हमारी लोकेटिंग साइट है, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया एक होम है, वहाँ तक वो अच्छी तरह से पहुँच सकता है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि अगर आपके सिग्नल की वेवलेंथ जो है वो बड़ी होती है तो वो सिग्नल अच्छी तरह से ऑब्स्टेकल के साथ साथ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। लेकिन अगर उस सिग्नल की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ छोटी होती है तो वो जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल अच्छी तरह से बेंड नहीं हो सकता है, और वो सिग्नल बेंड हुए बगैर ही स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, पास हो जाता है, जिसके कारण उस सिग्नल को हम जहां पे पहुंचाना चाहते हैं वो सिग्नल वहां से पहुंचता नहीं है और वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देता है, मिस कर देता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म था वो मैकेनिज्म मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस होता है उसे हम यहाँ पे देखते हैं। For the larger wavelength, if propagation path have some obstacles, then the signal will bend easily with that and still get a receiving antenna. मतलब कि
अगर आपका सिग्नल लार्जर वेवलेंथ में होता है तो उसका ये जो प्रोपेगेशन का पाथ है, उस प्रोपेगेशन के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ भी जाता है तो वो क्या करता है, वो सिग्नल इजीली बेंड हो जाता है और बेंड होने के बावजूद भी वो अपने रिसीविंग एंटेना तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये उसका एडवांटेज है कि अगर आप उसके सिग्नल के प्रोपेगेशन के लिए लार्जर वेवलेंथ का यूज करते हैं। As we know that reflection and scattering phenomenon, the equality of size of obstacles and the signal is matters। मतलब कि जैसे कि हम स्केटरिंग के फिनोमिनन को जानते हैं कि अगर आपके ये सिग्नल की जो वेवलेंथ है उसका ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन और उस सिग्नल के प्रोपेगेशन के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल का ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन दोनों अगर एक दूसरे के साथ मैचिंग में आते हैं तो उसका स्केटरिंग होने का जो चांसेस है वो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि कंसीडर कीजिए कि ये जो आपका सिग्नल है उस सिग्नल की ये जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कुछ लेमड़ा है और उसके रास्ते में आने वाला जो ऑब्स्टेकल है उस ऑब्स्टेकल का डायमेंशन कंसीडर कीजिए कि कुछ डी है। तो ये जो डायमेंशन है उस ऑब्स्टेकल का और ये जो वेवलेंथ है आपके सिग्नल की, तो अगर इन दोनों का ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कंपेरेटिव आता है तो क्या होता है, इन सिग्नल का उस ऑब्स्टेकल के कंपैरिजन में, मतलब कि उन ऑब्स्टेकल के कारण स्केटरिंग होने का जो रीजन है उसका ये जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हमें एक बात ये भी याद रखनी होती है कि जिस एरिया में हम ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं उस एरिया में जो बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है। मतलब कि जैसे hence if the longer wavelength we used they will be able to overcome the much higher size of obstacles। मतलब कि अगर उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है तो वो सिग्नल है, वो सिग्नल आपके बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल को ओवरकेम करने के लिए क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। और ये जो आपका बेंडिंग का एबिलिटी है और उसके सामने कंपेरेटिव ऑब्स्टेकल का जो डायमेंशन है, इन दोनों के बीच का ये जो रिलेशन है वो रिलेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है। मतलब कि साइन ऑफ थीटा इज नियरली इक्वल टू लेमड़ा बाई डी। मतलब कि अगर आपकी ये जो लेमड़ा ये किसको इंडिकेट करता है, ये वेवलेंथ को इंडिकेट करता है जो कि हमारा प्रोपेगेटिंग सिग्नल है। अगर आपकी लेमड़ा बहुत ही बड़ी होगी तो उसका कंपेरेटिव साइन थीटा भी क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। मतलब कि ये जो आपका थीटा है वो थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग एंगल को। मतलब कि अगर आपकी वेवलेंथ बड़ी होती है तो उस बड़ी वेवलेंथ के कंपैरिजन में ये जो आपका बेंडिंग का एंगल है वो भी क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। जिसके कारण हम जैसे कि वीडियो में देख चुके हैं आपका ये जो लॉन्गर वेवलेंथ का सिग्नल है वो बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल को ओवरकेम करके उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ में क्या देखा कि अगर आपकी वेवलेंथ लॉन्ग होगी तो वो बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल को अच्छी तरह से पास ऑन भी कर सकता है जिसकी वजह से उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम से कम होगा। और दूसरा केस हमने ये भी देखा कि उसी लॉन्गर वेवलेंथ के कारण आपका ये जो सिग्नल है वो सिग्नल उसी बड़े के बड़े ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और बेंड होने के बावजूद भी वो आपके निर्धारित किए हुए टारगेट तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे एडवांटेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ का ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।